ठीक है। अच्छा, आपका जो टेस्ट है ना वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। जो कल टेस्ट लिया था मैंने एचएन का, अभी हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट किया था। कल हमने दो डिसऑर्डर्स की थी, हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया सबको क्लियर था? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया सबको क्लियर है? अरूज फातिमा, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अरूज फातिमा, आपको आवाज आ रही है? सवेरा रियाज, आप मुझे बताएं कि व्हाट आर कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिया? Sir, loss of fluid and electrolyte from body, ठीक है। और such as vomiting, diarrhea, systemic infection. इसके अलावा इंटेक या फिर डिक्रीज होगा, जिस तरह कोमा में और डिस्फेजिया में, ट्यूब फीडिंग में, या फिर थर्ड स्पेसिंग जिस तरह बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, एडिमा, बर्न्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा कुरतुलैन, आप मुझे बताएं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी हाइपोवोलेमिया की? कुरतुलैन, अनम, आप मुझे बताएं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोवोलेमिया। अनम अब्दुल रहमान। सर मैं बताऊँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये ना बताओ। The clinical manifestation is किए हैं कि longitudinal furrow in the tongue, decreased skin turgor, dry axilla and groin, flat neck veins, slow feeling hand veins, urine output less than 30 milliliter per hour, weight loss. ठीक है, गुड। अच्छा, कल इसके बाद हमने डिस्कस किया था बुक से मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हमने एबीजीज को डिस्कस किया था कि एबीजीज हम कैसे चेक करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस है। ठीक है, तो वो आप लोगों को सबको क्लियर होना चाहिए आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है? कोई एक मुझे बताए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने क्या कल डेफिनेशन इसकी की थी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की हमने डेफिनेशन क्या की थी कल? किसी को कोई याद हो? एनीवन? ठीक है, दो चीजें हमने इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जब भी एसिडोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप अच्छा, जब भी हमने डिस्कस किया था कि एसिडोसिस की बात होगी तो इट्स मीन के जो पीएच है वो 7.35 से कम होगी। ठीक है, एसिडोसिस जब भी जिक्र आएगा मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी, तो इसका एक मतलब ये होगा कि पीएच जो है वो 7.35 से कम है। तो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसका मतलब है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि वो 40 से अबव है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें पीएच जो है वो 7.35 से कम होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रेटर होगा 42 से। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं, कहीं 40 है कहीं 42 है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। 40 आप लोग भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है कि जिसमें पीएच 7.35 से कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 42 से ज्यादा है। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती किस तरह से?
अच्छा, दो चीजें होती हैं जब हम रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं नॉर्मल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो मूव कर रही होती है बॉडी में इनसाइड द बॉडी, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए समझना जरूरी है इसको समझने के लिए कि एक्सहेलेशन में कार्बन अस्सलाम वालेकुम डाइऑक्साइड। सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सहेलेशन में सर थोड़ा सा रिपीट कर दें अभी हमने स्टार्ट किया रेस्पिरेटरी पीछे से। एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है। जी सर। एसिडोसिस का हमने डिस्कस किया था कि जिसमें पीएच जो है वो 7.35 से कम होगी, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वो होगी जिसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 40 से अबव होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पीएच 7.35 से कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 से ज्यादा है। इसके कोजेज यस अब सर ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि नॉर्मल हमारा जो रेस्पिरेशन है इसमें हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी मूव करते हैं और एक्सहेलेशन में आउटसाइड द बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब इसके मेन कोजेज वो होंगे जिसमें आपके रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिप्रेस होगा, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, आप जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कम होगी। अगर आप कम एक्सहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होती रहेगी और उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को इफेक्ट करती है, उसको डिप्रेस करती है, कम करती है, वो आप लोगों को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ लेके जा सकती है। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर इन इमरजेंसी सिचुएशन सच एज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होता है गैसेस की एक्यूमुलेशन होगी, जब वाटर एक्यूमुलेशन होगी लंग्स में, तो इससे क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज नहीं प्रॉपर होगा। एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, एटिलेक्टेसी जिसमें सेक्रीशंस एक्यूमुलेट हो सकती हैं, न्यूमोथोरेक्स और ओवरडोज ऑफ सेडेटिव, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू पेशेंट विद हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मीन है कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, स्वे निमोनिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो सारी कंडीशंस हैं लंग्स की, ये क्या कर रही हैं कि आपके रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस कर रही हैं या आपकी जो नॉर्मल गैसेस की डिफ्यूजन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जिस क्वांटिटी में मूव होनी चाहिए वो नहीं होती और बॉडी के अंदर ही अक्यूमुलेट होती रहती है, और जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्या है, इसके हो सकते हैं पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, एटिलेक्टेसिस, न्यूमोथोरेक्स, overdose of sedatives, sleep apnea और administration of oxygen, severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome। या इसके अलावा एक रेस्पिरेटरी डिसीज कैन आल्सो अकर इन डिजीज विद impaired muscular weakness, या अगर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस है जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड गुलियन-बेरी सिंड्रोम। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या है कि जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव नहीं करती। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन थर्ड इसका कोज हो सकता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन जैसे अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसमें वेंटिलेटर की सेटिंग इस तरह की होती है कि जो पेशेंट जो की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर प्रॉपर्ली मूव नहीं करती। तो मेन कोज है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। मैंने आपको बताया कि हर वो कंडीशन जो रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करती है या गैसेस की डिफ्यूजन को इफेक्ट करती है वो लीड कर सकती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ। इसमें हमारे पास पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, एटिलेक्टिस, न्यूमोथोरेक्स, ओवरडोज ऑफ सेडेटिव, स्लीप एपनिया, निमोनिया और मस्कुलर वीकनेस जिसमें मिस्थेनिया ग्रेविस आ सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जो सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो कोजेस की समझ आप लोगों को लगी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक्चुअली होती किस वजह से है। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद है इसके अब हमने देख लिया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्या चीज, ये किस वजह से हो सकती है। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट क्या साइन सिम्टम शो करेगा। जो पल्स है वो ज्यादा होगी, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये तीनों जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, और मेंटल क्लाउडीनेस यानी कि पेशेंट जो है वो ड्राउजीनेस फील करेगा, डिजीनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन हेड, जो हेड है उसमें फुलनेस की फीलिंग यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप,
और इसमें यह है कि क्योंकि एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही है तो जो वेजोडाइलेशन होगी सेरेब्रल वस्कुलर, जिसकी वजह से सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होगा, साइनोसिस पेशेंट को हो सकती है, ठीक है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स या स्किन वगैरह की, ठीक है। तो जो पल्स रेट आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हार्ट भी इफेक्ट होगा और स्ट्रेस एंजाइटीज की वजह से जो हार्ट रेट है, पल्स है, वो भी ज़्यादा होगी और पल्स ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, मेंटल क्लाउडीनेस और फुलनेस फील होगी, वेजोडाइलेशन होगी, सेरेब्रल वस्कुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और साइनोसिस होगी। असेसमेंट में आपने एबीजीज करवानी है हमेशा। इसमें एबीजीज में आप लोग देखेंगे कि जो पीएच है वो 7.35 से कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 42 से ज्यादा होगा या 40 से, ठीक है। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा सकते हैं और चेस्ट एक्सरे या ईसीजी में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्नॉर्मलिटीज जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को आप लोगों ने मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है, यानी कि पेशेंट की जो ब्रीदिंग है उसको इम्प्रूव करना है, ब्रोंकोडाइलेटर देने हैं ताकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको ओपन किया जा सके, ठीक है, और पेशेंट नॉर्मली एक्सहेल और इनहेल कर सके। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपने एंटीबायोटिक्स देनी है उसके लिए। और अगर कोई पल्मोनरी एम्बुलाई है जो गैसेस की एक्सक्रीशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके लिए आपने फिर थ्रोम्बोलिटिक्स से एंटीकोगुलेंट्स देने हैं, साथ में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेशन, और पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन में आपने सेमी फॉलोअर पोजीशन में रखना है, ठीक है जी। तो वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है, ब्रोंकोडाइलेटर देने, एंटीबायोटिक, थ्रोम्बोलिटिक, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, मैकेनिकल वेंटिलेशन और फॉलोअर पोजीशन में पेशेंट को रखना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपकी पीएच 7.35 से कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड 42 से ज्यादा होगा। इसके कोजेज में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसे पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, स्लीप एपनिया, एटिलेक्टेसिस, न्यूमोथोरेक्स हो सकते हैं, या रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस या मैकेनिकल वेंटिलेशन की डिसरेगुलेशन। सिम्टम इंक्रीज पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, मेंटल क्लाउडीनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, सेरिब्रल वेसोडाइलेशन एंड ब्लड फ्लो सेरिब्रल जो है वो इंक्रीज होगा और साइनोसिस। मैनेजमेंट में आप लोगों ने वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है, ब्रोंकोडाइलेटर देने हैं, एंटीबायोटिक्स, थ्रोम्बोलिटिक, ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेशन को प्रॉपर्ली यूज करना है, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में आप लोगों ने रिप्लेस करना है, ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस का जब भी जिक्र आएगा इट्स मीन के जो आपकी पीएच है वो 7.45 से ज्यादा है। पीएच 7.45 से ज्यादा होगी तो ये अल्कलोसिस होगी। और जब साथ में रेस्पिरेटरी का वर्ड आ जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो आपका 40 से कम होगा, ठीक है। यहाँ 38 मेंशन है, 38 भी आप लिख सकते हैं, ये 40 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 40 से कम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच जो है वो 7.45 से ज्यादा होगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब इसके आप लोगों ने कोजेज देखने, कोजेज उसके उल्टे होंगे बिल्कुल। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखा था हम लोगों ने कि हाइपोवेंटिलेशन, जो कंडीशन हाइपोवेंटिलेशन कॉज करवा रही थी कि यानी कि रेस्पिरेटरी रेट को कम कर रही थी वो लीड कर रही थी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। ये ऑपोजिट है, इसमें जो कंडीशन हाइपरवेंटिलेशन करवा रही है वो हाइपरवेंटिलेशन से क्या होगा कि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, तो वो कंडीशन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ लेके जा सकती है। जैसे हाइपरवेंटिलेशन एक कॉज है, उसके अलावा ये किस वजह से हो सकती है, एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है, या हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, या सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियमिया का इन्फेक्शन, या इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेटर सेटिंग जो है, ये सारी चीजें क्या करवा सकती हैं, हाइपरवेंटिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम कर सकती हैं। एंजाइटी, हाइपोक्सीमिया और सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियमिया और इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेशन सेटिंग। इसके अलावा सेकंड कोज में इसके आ सकता है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फ्रॉम क्रोनिक हाइपोकैप्निया, डिक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। क्रोनिक जो है वो जो क्रोनिक अगर जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है
वो ड्यू टू क्रोनिक हाइपोकैप्निया, यानी कि क्रोनिक अगर लंबे अरसे के लिए, ज्यादा टाइम के लिए अगर इसका लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है तो इस वजह से क्रोनिक हो सकती है। हाइपोकैप्निया मीन के डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइपरकैप्निया मीन इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस किस वजह से हो सकती है? हाइपरवेंटिलेशन, जो कि हमारे पास किस वजह से हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है? एंजाइटी की वजह से, हाइपोक्सीमिया की वजह से, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेशन सेटिंग। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी उसके ऑपोजिट होंगी। उसमें हमने देखा था कि जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, इसमें डिक्रीज होगा। उसमें वेजोडाइलेशन हुई थी, इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्लड फ्लो कम है तो इस वजह से क्या होगा? लाइट हेडेडनेस होगी और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, नम्बनेस, टिंगलिंग और टेनिट्स यानी कि जो रिंगिंग इन एयर और एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और कार्डियक इफेक्ट्स में क्या आ सकता है कि टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल डिसरिथमियास। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस हो सकती है और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकती है, नम्बनेस और टिंगलिंग। और इसके अलावा आपके टाइनिटस यानी कि आप लोगों के जो है रिंगिंग इन एयर हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर में इसका टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर आर्टियल डिसरिथमियाज हो सकते हैं। अच्छा जी, इसकी असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में भी आप लोगों ने एपीजीज ही करवाने हैं, सेम वही फाइंडिंग। इसमें आपका CO2 लेवल कम होगा और पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। साथ में आप लोगों ने सीरम इलेक्ट्रोलाइट और चेस्ट एक्सरसाइज करवाने हैं, ठीक है। और इसकी मैनेजमेंट में आप लोगों ने करना है अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना है। जैसे अगर एंजाइटी की वजह से है हाइपरवेंटिलेशन तो पेशेंट को कहना है कि आपने स्लोली करे, एक्सहेल करे, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेट हो और जो एक्सहेल है वो स्लोली स्लोली करे, ठीक है जी। और अगर इसके अलावा जो अंडरलाइन कोज होगा उसको आप लोगों ने ट्रीट करना है। जैसे वेंटिलेशन सेटिंग इन अप्रोप्रिएट है तो उसको प्रूव करना है। और नर्सिंग केयर प्लान में इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज आ सकता है। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन अब आप लोगों ने सारी वही लिखने के रेस्पिरेटरी रेट को आपने मॉनिटर करना है और हाइपरवेंटिलेशन को आप लोगों ने कोज देखना है किस वजह से है। एंजाइटी की वजह से हाइपरवेंटिलेशन है, ये पेन की वजह से। पेशेंट को फिर इनकरेज करना है कि वो स्लोली ब्रीथ करे। अवेयरनेस पेशेंट की चेक करनी है और ब्रीथिंग पैटर्न को देखना है। कंफर्ट मेजर को, सेफ्टी को पेशेंट को आप लोगों ने देखना है। यही सारी नर्सिंग मैनेजमेंट में वही चीजें जो आप लोग हम करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा आप लोगों को एक दफा रिवाइज करता हूँ। दो चीजें हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो आपका पीएच है वो कम होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 40 से ज्यादा होगा। और इसमें डिफरेंट जो कंडीशन आपकी कोज करवाती है हाइपोवेंटिलेशन, वो आप लोगों को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ लेके जा सकती है। जैसे एटिलेक्टेसिस, न्यूमोथोरेक्स और पल्मोनरी एडिमा या मस्कुलर वीकनेस या इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेटर सेटिंग। और इसके लिए बॉडी टेस्ट में आप लोगों ने एबीजीज करवाने होते हैं। और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होंगे। साथ में सेरिब्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वेजोडाइलेशन होगी। मैनेजमेंट में आप लोगों ने कोर्स को जैसे ब्रोंकोडाइलेटर देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने मैकेनिक वेंटिलेटर सेटिंग जो है उसको अप्रोप्रिएट करना है। इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है वो उसको अपोजिट है। इसमें आपका जो CO2 लेवल है वो कम होगा और पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। जो भी कंडीशन हाइपरवेंटिलेशन जैसे एंजाइटी है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग है, बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, ये सारी चीजें क्या है हाइपरवेंटिलेशन कॉज करती हैं और CO2 का लेवल जो है उसको कम करती हैं। और इसकी सिम्टम में आपने वेजो कंस्ट्रिक्शन बताना है, ब्लड फ्लो सेरिब्रल डिक्रीज होगा जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, नम्बनेस और टैकीकार्डिया सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम करेंगे सर मेटाबॉलिक आपने कहा एसिडोसिस और कि अल्कलोसिस। एक्सक्यूज मी सर, जी सर पूछें। आपने कहा कि एसिडोसिस में जो होती है वो वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा? एक सेकंड, जो इसमें हमने डिस्कस किया है वेजोडाइलेशन सेरिब्रल, ठीक है।
सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो एक्चुअली जो है वो ज्यादा होगा। वैसे ये है कि पेशेंट टैकीकार्डिया में होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी, इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। नॉर्मल जो आपकी वेन्स है उसको हमने डिस्कस नहीं, हमने सिर्फ सेरिब्रल जो है उसका डिस्कस किया कि सिर्फ सेरिब्रल यानी कि जो आपका ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हम स्टार्ट करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। कुरातुलैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुरातुलैन, आपसे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आपने तभी रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम है, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछे। कुरातुलैन, कुरातुलैन का जो भी फ्रेंड है उसे रिमाइंड करवाए कि अगर क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आंसर भी करते हैं। साइमा आरिफ, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, आपको समझ लगी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस की? जी सर। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस किस वजह से हो सकता है? सर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जी, ये जो होती है वो हाइपर अगर वेंटिलेशन होगी तब हो सकती है, या वेंटिलेटर जो है मैकेनिकल उसको हमने अरेंज अच्छी तरह नहीं किया वो तब हो सकती है। और इसके अलावा जो है हाइपरवेंटिलेशन के हम कोजेस देखे थे ना, जिसमें एंजाइटी था। ठीक है, सर या स्टेट सर कोज एंजाइटी स्ट्रेस इसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, गुड। रईसा, आपको आवाज आ रही है? रईसा जफर, रिया, आपको आवाज आ रही है? ये जो बच्चों ने क्लास में बैठ के रिस्पॉन्स नहीं करते ना, मैंने नेक्स्ट टाइम सीरियसली इनको क्लास से रिमूव कर दिया करूँ। ठीक है, आप यहाँ तो क्लास में आए ही ना करें अगर आप लोगों ने इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करना होता। यस सर, आ रही है आवाज। कुरातुलैन से मैंने 2 दफा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर क्लास में प्रेजेंट होने का क्या फायदा अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं करना तो? एटलीस्ट Excuse रिस्पॉन्स me, तो sir. किया करें। जी, यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, फ्री है, आप सर मुझे ये अल्कोलोसिस जो है बताएं कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जी फ्री है, आप बताएं, कोई बात नहीं, गलत भी बताएंगी तो कोई इसमें कोई मसला नहीं है। आप एटलीस्ट जवाब दें, मैं आपको अगर नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट बताएं ना, आपको, मुझे पता चले आपको कितनी समझ आई है। जिसमें डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है ना वो 40 से कम हो जाता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है। किसका लेवल कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 40 से कम जाता है। ठीक है, एक चीज, 2 चीजें आपने बतानी है ना इसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और पीएच जो होती है वो 7 से ज्यादा 7.45 से ज्यादा होती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। अच्छा जी, एसिडोसिस का मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम एसिडोसिस की बात करेंगे तो इट्स मीन के जो पीएच है वो 7.35 से कम है, तो इट्स मीन एसिडोसिस। लेकिन जब साथ में मेटाबॉलिक आएगा तो इसका ये मतलब होगा कि जो बाइकार्बोनेट हैं उनका लेवल भी कम है। बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम होते हैं और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में इनका लेवल जो है वो ज्यादा होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो कंडीशन है कि जिसमें आपका बाइकार्बोनेट का लेवल कम है और साथ में आपकी जो पीएच है उसका लेवल भी कम है। ठीक है, पीएच जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, यानी कि अगर पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की डेफिनेशन पहले आप लोगों ने समझनी है कि आप लोगों का जो है एक तो पीएच जो है वो 7.35 से कम है, दूसरा बाइकार्बोनेट जो है वो कम है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो इसका मेन कॉज होता है कि आपके जो एसिड और बेस है ना, इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मेन जो एसिड है आपकी बॉडी में
जो इसको बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, और जो मेन बेस है इधर वो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, CO3 में। तो ये हमारे पास मेन जो है वो हमारे पास आयन है, हमारे पास बेस है बाइकार्बोनेट, और हमारे पास जो मेन एसिड है वो है होता है H2CO3। तो एक्चुअली जो हमारे पास एसिड इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस है, ये बैलेंस होता है हमारे पास बेस का और एसिड का। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो तो ये या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एसिड्स है ना वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। जैसे आप हाइपोक्सिया में आप लोगों ने देखा होगा कि वो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, डायबिटीज में कुछ पेशेंट में कीटो एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह कुछ एसिड की प्रोडक्शन अगर बॉडी में किसी रीजन की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से या डायबिटीज की वजह से या किडनी से प्रॉपरली ये एक्सक्रीट नहीं हो रहे या इंक्रीज इन टेक की वजह से एसिड बॉडी में ज्यादा हो तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लेके जा सकते हैं। और सेकंड डिक्रीज एसिड सिक्रीशन बाय किडनी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पहले एसिड के हैं, यहाँ तो उनकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकती है या उनकी डिक्रीज सिक्रीशन हो सकती है एसिड की, तो इस वजह से एसिड का लेवल जो है वो ज्यादा हो सकता है। थर्ड में एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, यहाँ जो बाइकार्बोनेट है वो आपके वोमिटिंग या डायरिया के थ्रू या किडनी के थ्रू उनका बॉडी से लॉस जो है वो एक्सेसिव हो रहा है, इस वजह से आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो कम हो सकता है। या इंक्रीज इन क्लोराइड, अगर क्लोराइड का जो लेवल है वो ज्यादा होगा तो क्लोराइड क्या है कि आप किडनी से जब इसको सिक्रीशन होगी तो इसके एक्सचेंज में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन होगी, तो हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन होगी तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का लेवल ज्यादा होगा और पीएच जो है वो आपकी कम होगी, तो जो क्या है आपकी एसिडोसिस की तरफ लीड करेगी, ठीक है। तो फोर मेन कॉजेज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एसिड और डिक्रीज एसिड सिक्रीशन बाय किडनी, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट और इंक्रीज इन क्लोराइड। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, पेशेंट क्योंकि वो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा है और ब्लड फ्लो भी इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन, पेशेंट को ड्रोजीनेस और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एज अ कंपनसेशन के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड करेगा, इंक्रीज रेट और डेप्थ ऑफ, और इसके बाद नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हो सकती है और कार्डियक आउटपुट कम होगी, और इसके अलावा पेशेंट को ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, कूल कम स्किन डिसरिथमिया एंड शॉक, ये सारी सिम्टम हो सकते हैं। हेडेक, कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ, नोजिया, वोमिटिंग, वेसोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, कूल कम स्किन डिसरिथमियाज एंड शॉक। अच्छा, असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में सेम आप वही करेंगे कि पीएच और बाइकार्बोनेट का लेवल कम करेंगे, और इसमें पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मोस्टली पेशेंट जो है वो हाइपरक्लीमिया में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हाइड्रोजन आयन जो है उनका लेवल ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के अंदर मूव करते हैं और एज अ कंपनसेशन, और जो पोटाशियम है वो आउटसाइड द सेल मूव करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरक्लीमिया भी हो सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट में आप लोग क्या करेंगे कि अगर पीएच 7.1 से कम है और बाइकार्बोनेट के लेवल 10 से कम है तो फिर बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर किए जाते हैं थ्रू आईवी, ठीक है। तो अगर पोटाशियम लेवल को भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और इसका इफेक्ट किया जाता है कि हार्ट पे, और इसके अलावा अल्कलाइजिंग एजेंट जो है वो दिए जाते हैं, और अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर अगर रीनल प्रॉब्लम है तो फिर हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस किए जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही आप लोगों ने स्किन टेम्परेचर, बाउल साउंड, इनटेक आउटपुट, पीएच मॉनिटर करनी है, एबीजी मॉनिटर करनी है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपके बाइकार्बोनेट का लेवल और पीएच का लेवल कम हो जाता है, और इसका मेन कॉज इसका ये होता है कि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है मेटाबॉलिक, या एसिड की सिक्रीशन किडनी से कम हो सकती है, या बाइकार्बोनेट का लॉस ज़्यादा हो सकता है, या क्लोराइड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेडेक, ड्रोजीनेस, कंफ्यूजन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और कूल कम स्किन।
और मेडिकल मैनेजमेंट में आप लोगों ने बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करने हैं, अल्कलाइजिंग एजेंट एडमिनिस्टर करने हैं, और सीरम पोटेशियम लेवल मॉनिटर करना है, और हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस करना है अगर किडनी फेलियर है तो। ठीक है जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस सबको क्लियर है? यस सर। कोई रिपीट कर सकते हैं इसको भी? यस सर, मैं करूं? सर मैं कर दूं? अभी आप बताएं सेकंड पे क्या कौन बोले थे, वो अपना नाम बताएं पहले। सर ठीक है, अक्सर नजीर नफीस सर। जी, ठीक है अक्सर नफीस, आप बताएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो पीएच है वो भी लो हो जाती है और बाइकार्बोनेट का लेवल जो है ना वो भी कम हो जाता है। उसके बाद हमने जो है वो इसकी काजेज पढ़ी हैं। इसमें ये है कि जो हमारे पास बॉडी में मेन एसिड्स होते हैं या तो उनका लेवल जो है यानी कि उनकी प्रोडक्शन या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो हमने पढ़ा कि मतलब या तो एसिड जो है ना इसकी सेक्रेशन जो है ना वो किडनी जो है वो कम करवा देगी, यहाँ बाइकार्बोनेट का जो ना एक्सेसिव लॉस होगा और जो है वो एंड एक्सेसिव इंक्रीज इन क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की डेफिनेशन तो अब आप सब इतने मैच्योर हो गए कि खुद बना लेंगे। ठीक है, 3 डिजीज आप लोगों ने पढ़ रही है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होगी कि जिसमें आपकी जो पीएच है वो ज्यादा होगी और आप लोगों का जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, या हाइड्रोजन आयन का लेवल है वो कम होगा। ठीक है, पीएच ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन उसके नेगेटिव होते हैं, तो इट्स मीन के वो कम होंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये किस वजह से हो सकती है? या तो आपके बाइकार्बोनेट का जो बॉडी से लॉस है वो ज्यादा होगा, जैसे एसिड की सिक्रीशन बॉडी से ज्यादा होगी, जैसे वोमिटिंग, गैस, सक्शनिंग, और इससे क्या है कि जो आपके हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं, या इसके अलावा गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन थ्रू वोमिटिंग। तो इस इन सब में क्या होता है कि एसिड ज्यादा होता है। अगर वोमिटिंग के थ्रू, सक्शनिंग के थ्रू और गैस्ट्रिक फ्लूइड की वोमिटिंग के थ्रू ये बॉडी से मूव होंगे तो एसिड का जो लेवल है वो बॉडी में कम होगा और पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ जा सकता है। सेकंड कॉज में इसमें आ सकता है लो पोटाशियम। पोटाशियम लेवल जो है वो भी कॉज करवाता है आपके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को। पोटाशियम 2 तरह से जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाता है। एक तो ये होता है कि जो किडनी है आपकी, जब पोटाशियम का लेवल कम होगा तो वो कोशिश करेंगी कि मजीद जो है पोटाशियम है उसको कंजर्व करें। वो पोटाशियम को कंजर्व जब करेंगी तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है उनकी एक्सक्रीशन ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो इसमें इनके पीएच जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सेकंड जो पोटाशियम वो क्या करवाता है कि पोटाशियम जो है वो सेल से आउटवर्ड मूव करता है ताकि जो सेल का जो नॉर्मल पोटाशियम लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो इनवर्ड मूव करते हैं, तो इससे भी पीएच जो है वो ज्यादा होगी और पेशेंट जो है वो अल्कलोसिस की तरफ जाएगा। सेकंड, पहला कोज हमने देख लिया कि वो इंक्रीज सेक्रेशन हो सकती है थ्रू वोमिटिंग या गैस या सक्शनिंग एसिड की। सेकंड में हमने देखा लो पोटाशियम। थर्ड इसका कोज हो सकता है एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, ये एड्रीनोकॉर्टिकॉइड भी क्या करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट है उनकी रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। तो जो बाइकार्बोनेट की अगर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। 3 कोज हो गए। और फोर्थ कोज में आ सकता है जो लास्ट में लिखा हो कि एक्सेसिव अल्कली इंजेक्शन फ्रॉम एंटासिड, यानी कि अगर जो अल्कली है उनका इंटेक ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे एंटासिड लिए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि अल्कली प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है अल्कलोसिस करवा सकते हैं। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के मेन 4 कोजेज हैं। सबसे पहला कोजेज है कि इंक्रीज एसिड सिक्रीशन बाय वोमिटिंग और या सक्शनिंग के थ्रू। ठीक है, सेकंड कोज है लो पोटाशियम। लो पोटाशियम 2 तरह से करवा सकता है। एक तो किडनी जो है वो पोटाशियम को कंजर्व करेंगी और साथ में क्या कि हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी। या सेकंड में जो सेलुलर पोटाशियम आउटवर्ड मूव करेगा हाइपोक्लीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। इससे भी क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है वो इनवर्ट मूव करेंगे और पीएच ज्यादा होगी। थर्ड है वो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड एक्सेसिव, वो भी बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, वो भी अल्कलोसिस करवा सकते हैं। और फोर्थ में एक्सेसिव अल्कली इंजेक्शन। ठीक है, तो ये थे कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस।
इसकी भी सिम्टम में वही आ सकता है, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, टोज, डिजीनेस, हाइपरटोनिक मसल्स, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम होगा एज अ कंपनसेशन और टैकीकार्डिया हो सकता है। ठीक है, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, डिजीनेस, हाइपरटोनिसिटी ऑफ मसल्स, रेस्पिरेटरी रेट कम होगा और आर्टेरियल टैकीकार्डिया। असेसमेंट डायग्नोस्टिक, बस ये लास्ट है मुकद्दस तसीर। और असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में आपने पीएच और बाइकार्बोनेट के लेवल को देखना है, और मैनेजमेंट में आपने वो क्लोराइड को एडमिनिस्टर करना है, और फ्लूइड वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने उसको मेंटेन करना है, हाइपोवोलेमिया को करेक्ट करना है, और H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को करना है, ताकि जो वो है एडमिनिस्टर करना है। नर्सिंग केयर में सारी वही इंटरवेंशन आपने देनी है कि वाइटल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, intake output, or encourage family to drink more than 2000 per day, collaboration with physician or collaboration with team of nutrition। तो मेटाबॉलिक जो अल्कलोसिस है, इसमें आपकी पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों का लेवल ज्यादा हो सकता है, 4 कॉजेज हो सकते हैं इसमें। वोमिटिंग या आपकी सक्शनिंग के थ्रू एसिड की सेक्रीशन ज्यादा हो सकती है, लो पोटाशियम, एक्सेसिव एड्रेनोकार्टिकॉइड या एक्सेसिव अल्कली इंजेक्शन। क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन में टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, डिजीनेस, हाइपरटोनिसिटी ऑफ मसल, रेस्पिरेटरी रेट डिप्रेस हो सकते हैं या एट्रियल टैकीकार्डिया हो सकता है। और इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट वाइटल साइन, डिहाइड्रेशन, इनटेक आउटपुट को आप लोगों ने मॉनिटर करना है। तो ये था हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। फिर इसके बाद हम पास पेपर बस इसके अभी देखने हैं जी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में? अच्छा जी, यहाँ तक था हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को कौन रिपीट करेगा? अच्छा, ये क्लास एंड होगी तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। इसके बाद हम पास पेपर एक नज़र देख लेंगे और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के, और साथ में हम लोग जो है वो आपका जो कल का टेस्ट था उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हिना आपको आवाज आ रही है मेरी? हिना जी सर आ रही है। ठीक है हिना, आप मुझे बताएं कि आपने कुछ समझ लगी कुछ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की? इसके क्या होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, आपको क्या समझ लगी है इसकी? जी हिना बताएं, ये आवाज चली गई है। आप लोग इस तरह ना किया करें ना, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि जिसे मैं पूछता हूँ वो आंसर किया करें। अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट होकर भी एब्सेंट ही शो करेंगे खुद को, तो फिर प्रेजेंट होने का फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर बेहतर है कि क्लास से फिर मूव कर दिया जाए, क्योंकि आपने क्लास तो फिर इसका मतलब आप सुन नहीं रहे होते, या फिर आप सुन के भी जवाब नहीं देना चाह रहे होते। कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं, तो बुरी बात है। जाहिद आप बताएं मुझे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के बारे में क्या समझ लगी आपको? सर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में ना हाई पीएच होती है, ठीक है, मतलब very इसमें good, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और ठीक है, very good, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट जो वो भी हाई ज्यादा हो जाते हैं।